नमस्कार दोस्तों, सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के जो परीक्षा वाणी है उसका जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें हमने उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने जो हमारे इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने जो राज्य चिन्ह थे या राज्य प्रतीक हैं या जो राज्य चिन्ह नहीं कह सकते, राज्य प्रतीक हैं, तो उनके बारे में हमने उसमें जाना था। तो उस वीडियो लेक्चर में हमने जो हमारे उत्तराखंड के राज्य प्रतीक हैं तो उनके बारे में जाना था। तो इसके बाद जो राज्य प्रतीकों के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, तो वह है उत्तराखंड का शासन प्रशासन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन की बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर के जो परीक्षा वाणी है उत्तराखंड की, तो उसको जितने भी उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं चैप्टर में, उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से कोई भी इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो छूटे ना। कि आपको अगर आप ये वीडियो देखते हैं, इन नोट्स को पढ़ते हैं, तो ये कि आपको इसके लिए फिर दोबारा से परीक्षा वाणी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड का शासन प्रशासन। तो उत्तराखंड का अगर जो शासन प्रशासन की हम बात करें तो यह भी जैसे केंद्र के जो अन्य राज्य हैं या भारत के जो अन्य राज्य हैं, तो यह उन्हीं के अनुरूप या इसका संचालन होता है। और इसमें जो भारतीय संविधान में अध्याय 6 है या भाग 6 है, तो उसके अंतर्गत इसे चलाया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप जो इसमें जो अनुच्छेद हैं, तो उसी के अंतर्गत इसमें यूके का या उत्तराखंड का हमारा शासन प्रशासन संचालित होता है। अगर प्रणाली की हम बात करें तो यहाँ पर प्रणाली है संसदात्मक, यानी जो संसदात्मक प्रणाली केंद्र में ली गई है, तो उसी प्रकार की जो प्रणाली है शासन प्रशासन की, वो हमारे राज्यों में संचालित है। और यह जो प्रणाली है संसदात्मक, तो इसके जो प्रमुख अंग हैं, यानी राज्य के जो शासन प्रशासन के प्रमुख अंग हैं, वो 3 प्रमुख अंग हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला है कार्यपालिका। और उसके बाद है कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं, जिसमें सबसे पहला है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता। तो ये सभी हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है विधानमंडल। और विधानमंडल में 2 प्रमुख आते हैं, जिसमें राज्यपाल और विधानसभा। और उसके बाद है न्यायपालिका में आते हैं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब देखो, जो कार्यपालिका है या शासन प्रशासन का प्रमुख अंग है, यानी कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था कहलाती है कार्यपालिका, यानी जो कार्य करते हैं। इसके बाद दूसरी जो संस्था है वह है विधानमंडल। और विधानमंडल का मतलब होता है, विधान का मतलब होता है कानून, और यानी कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था, राज्य की सर्वोच्च संस्था। और उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में विधानमंडल के 2 प्रमुख अंग हैं, जिसमें राज्यपाल और विधानसभा आती है। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। किसी राज्य में हम विधान परिषद भी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर विधानमंडल के 3 अंग हो जाते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और प्लस विधान परिषद। तो इसके बाद जो तीसरी प्रमुख संस्था है वह है न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो राज्यों में न्यायपालिका मिलकर बनती है उच्च न्यायालय तथा उसके अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय है। तो ये 3 प्रमुख अंग हैं उत्तराखंड में शासन प्रशासन के, और जिनकी हम अब आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कार्यपालिका की, यानी कार्य करवाने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो कार्यपालिका के जो प्रमुख अंग हैं, जिसमें सबसे प्रमुख अंग है राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है वह है 153, यानी 153 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। और इसका अन्य नाम की बात करें
तो उन्हें गवर्नर के नाम से भी जाना जाता है। जो राज्यपाल शब्द है ये राज्य सरकार का बोध कराता है। जो राज्यपाल है वो राज्यपाल शब्द है वह राज्य सरकार का बोध कराता है। और इसकी नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये 5 वर्ष के लिए की जाती है। जो अवधि रहती है वह 5 वर्ष रहती है, परंतु जब चाहे उन्हें पद से हटाया जा सकता है या कहीं अन्यत्र उनकी नियुक्ति की जा सकती है। यानी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो अधिकतम अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है। इसके बाद इनकी प्रमुख शक्तियाँ, राज्यपाल की जो कार्यपालिका की प्रमुख शक्तियाँ होती हैं यानी कार्यपालिका के रूप में, तो इनकी जो प्रमुख शक्तियाँ होती हैं इनका प्रयोग वो अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। यानी वो स्वयं इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जो उनके अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। और यह प्रमुख होते हैं संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के समय वास्तविक प्रमुख। और यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख व विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के समय वास्तविक प्रमुख। और यहाँ पर जो विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में जब ये वास्तविक प्रमुख होते हैं तो जो विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं यानी अपने विवेक के आधार पर कार्य करना। और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग वह तब करते हैं जो जब सरकार क्या होती है अपने उसमें नहीं रहती, यानी जो जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जैसे इलेक्शन के टाइम, तो उस टाइम या सरकार जब गिर जाती है और नए सरकार का निर्वाचन नहीं होता है, तो उसके बीच में जब राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और वास्तविक प्रमुख भी होता है तब वह अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। या जब इलेक्शन के समय जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं तो उसमें ये विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये कुलाधिपति होते हैं सभी विश्वविद्यालय के, यानी जितने भी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनके सभी के कुलाधिपति होते हैं। थोड़ा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो जितने भी ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं जाएंगे, केवल हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में जानेंगे। बाकी विस्तृत जो इनके बारे में विस्तृत रूप से हम अलग से चर्चा करेंगे। तो इसके बाद है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 164। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखने, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जैसे अनुच्छेद 164 है तो यह किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मंत्रिपरिषद से। अगर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की हम बात करें तो यह राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर फिर जो अन्य कैबिनेट मंत्री होते हैं या राज्य मंत्री होते हैं या उप मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। और इनको शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की ये शपथ लेते हैं। यानी जो मुख्यमंत्री और उसके जो अन्य साथी हैं ये पद एवं गोपनीयता की शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत लेते हैं। और इनकी जो पद अवधि की हम बात करें तो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत यह अपना पद धारण करते हैं, यानी जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक यह अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद विशेषताएं की बात करें तो प्रशासनिक, विधायनी एवं वित्तीय कार्य करना इसका मुख्य कार्य होता है। ये मंत्रिपरिषद की विशेषताएं होती हैं कि प्रशासनिक, विधायनी और वित्तीयों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ये मंत्रिपरिषद करती है। और राज्य में ये वास्तविक कार्यपालिका भी होती है, यानी राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वह मंत्रिपरिषद ही होती है। भले ही जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो कार्य करते हैं वो ये मंत्रिपरिषद ही करती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। यह विधानमंडल में क्या होती है? विधानमंडल की पथ प्रदर्शक और शासन की धुरी भी कही जा सकती है इसे, यानी ये विधानमंडल में पथ प्रदर्शक का कार्य करती है।
इसके अलावा कार्यपालिका को या व्यवस्थापिका से भी जोड़ने का कार्य करती है मंत्रिपरिषद। इसके बाद है कार्यपालिका में मुख्यमंत्री। कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वह होता है मुख्यमंत्री। कार्यपालिका में जो उसका वास्तविक प्रधान होता है या जो शक्तियां रहती है जिनका प्रयोग मुख्यतः जो करता है वह मुख्यमंत्री कहलाता है। और मंत्रिमंडल में इसकी विशिष्ट स्थिति होती है और इसे प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है, यानी प्रधानमंत्री के जैसे ही इनके कार्य भी होते हैं और उसी प्रकार से जो शासन व्यवस्था से चुनकर भी आते हैं। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तो इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है और इनके जो कार्य होते हैं वो भी लगभग प्रधानमंत्री के समान ही होते हैं, तो इसलिए इसे प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। इसके बाद है सचिवालय। अब सचिवालय की हम बात करें तो मंत्रिपरिषद यानी जो कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है, उसकी सहायता एवं परामर्श हेतु यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वह मुख्यतः राजनीतिक होती है। तो उसमें राजनीतिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं राजनीतिक होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कैबिनेट मंत्री या जो हमारा राजनीतिक निकाय है उसमें क्या हो, उन्हें जो ये प्रशासनिक कार्यों की भी समझ हो, तो इनको जो प्रशासनिक सलाह व कार्यों हेतु या सहायता हेतु ये मंत्रिपरिषद के लिए ये सचिवालय का गठन किया जाता है। यानी मंत्रिपरिषद की सहायता एवं परामर्श हेतु इस निकाय का गठन किया जाता है और यह विशुद्ध प्रशासनिक निकाय है, यानी यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय है, राजनीतिक निकाय नहीं है। और इसका जो नेतृत्व करता है जो नेतृत्व करता है उसे मुख्य सचिव कहा जाता है। यानी मुख्य सचिव के नेतृत्व में सचिवालय का गठन किया जाता है। और सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष भी कौन होता है, मुख्य सचिव ही होता है। और इसके अलावा जो प्रत्येक विभाग में यानी कैबिनेट मंत्री के नीचे जो विभाग में सचिव होते हैं उनको शासन सचिव कहा जाता है। और इनका जो मुख्य कार्य है यानी सचिवालय का जो मुख्य कार्य है वो प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण स्थापित करना है। यानी जो राजनीतिक निकाय है उसका पर्यवेक्षण, निर्देशन और उस पर अगर वो संवैधानिक कार्यों से बाहर जाते हैं, कुछ ऐसा कार्य करने के लिए कहते हैं जो संविधान की सीमा से बाहर हो, तो वहाँ पर वो उन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके बाद है कार्यकारी विभाग, निदेशालय। यह तीसरा अवयव है और राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद व सचिवालय के बाद इसका स्थान है। यानी राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद और सचिवालय के बाद इसका स्थान आता है। तो अब तक हमने ये जितने भी पढ़े, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो नीतियों को बनाना होता है, यानी नीतियों को बनाने का कार्य होता है। लेकिन जो कार्यकारी विभाग होते हैं, निदेशालय होते हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है वह नीतियों को क्रियान्वयन, यानी ये जो कानून बनते हैं उनका क्रियान्वयन करना इस संस्था का मुख्य कार्य होता है। और इसमें शासन सचिव के अंतर्गत कई विभाग शामिल होते हैं। यानी एक जो सचिव होता है, शासन सचिव होता है, तो उसके अंतर्गत कई विभाग शामिल होते हैं। इसकी जो कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं सामान्य व राजस्व प्रशासन की, वह कुछ इस प्रकार होती हैं, जिसमें विभागाध्यक्ष या मंत्री या कैबिनेट मंत्री सबसे शीर्ष पर होते हैं। उसके बाद मंडलाध्यक्ष, फिर जिलाधिकारी, फिर उसके नीचे उप जिलाधिकारी, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर कानूनगो, फिर पटवारी। तो ये एक इनका क्रम होता है या कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं जो विभागाध्यक्ष से लेकर पटवारी तक होती हैं। वर्तमान में हम मंडलों की बात करें तो यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल मंडल में है 7 डिस्ट्रिक्ट्स और कुमाऊं मंडल में है 6 डिस्ट्रिक्ट, यानी कुमाऊं में 6 जिले हैं और गढ़वाल में अधिकतम मंडलों वाला जिला है हमारा गढ़वाल। इसके अलावा विकास व प्रशासन के स्तर, तो विकास सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह भी विकास प्रशासन के भी अपने स्तर होते हैं, जिसमें राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर होते हैं। इसके बाद कुल जिले
की बात करें तो उत्तराखंड में कुल ज़िले हैं हमारा 13 ज़िले हैं। उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं, जिनमें 110 वर्तमान में तहसीलें हैं और 18 इसमें उप तहसीलें हैं। मई 2004 में 29 तहसीलों का गठन एक साथ किया गया था और यहाँ पर कुल विकास खंडों की हम बात करें तो कुल 95 विकास खंड यहाँ पे वर्तमान में है। इसके बाद है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता इससे संबंधित अनुच्छेद होता है 165, यानी 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राज्यपाल में, और इसकी जो पद अवधि रहती है वो नियत नहीं रहती है, यानी कि राज्यपाल के पश्चात पर्यंत यह अपने पद पर रहता है। यानी राज्यपाल की हम बात करें तो यहाँ पर जो सरकार होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वही निर्णय लेती है। सिर्फ जो राज्यपाल है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। इसकी योग्यताओं की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक वह न्यायिक कार्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और या 10 वर्ष से अधिक वह हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। या इसमें एक और मुख्य तथ्य यह है कि जो राज्यपाल है उसकी नज़र में वह विधि का ज्ञाता हो, यानी राज्यपाल को लगेगा कि यह जो व्यक्ति है उसे कानूनी संबंधी नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसको वह महाधिवक्ता बना सकता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, यानी इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका कार्य होता है विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे कार्य करना होता है। यानी विधि विषयों पर जो राज्यपाल को सलाह देता है, जो कानूनी विषय होते हैं उन पर इसमें राज्यपाल को सलाह देना होता है, और राज्यपाल द्वारा जो कार्य सौंपे जाते हैं, विधि संबंधी कार्य सौंपे जाते हैं, तो उनको करना होता है। और इसकी जो विशेष योग्यताएं होती हैं तो यह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। यानी जो विधानमंडल है उसके माना अगर 2 सदन है या 1 सदन है, वर्तमान में उत्तराखंड में 1 ही सदन है विधानसभा, तो उनकी जो सदनों की बैठक होती है उसमें यह भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। यानी जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उस पर यह मतदान नहीं कर सकता। ये इम्पोर्टेंट है, इससे पहले भी यह पूछा जा चुका है कि कौन सा व्यक्ति होता है जो सदनों की बैठकों में भाग लेता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, जो सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो ये ललिता प्रसाद नैथानी है, लेकिन परीक्षा वाणी में इन्होंने मेहरबान सिंह नेगी दे रखा है, लेकिन यह ललिता प्रसाद नैथानी प्रथम महाधिवक्ता थे। इसके बाद विधानमंडल की बात करें तो यानी विधान कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था, इसके अगर राज्य उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर इसके 2 प्रमुख अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल सबसे ऊपर विधानसभा में इसका स्थान होता है, यानी विधानमंडल में सबसे ऊपर इसका स्थान होता है, और कोई भी कानून परिवर्तन में, यानी कानून तभी माना जाएगा, तभी बनेगा जब वह हस्ताक्षर करेगा। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में होता है उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में होता है। यानी विधानसभा या विधानमंडल कोई प्रस्ताव पारित करके उसके बाद राज्यपाल को भेजा जाता है, और राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के बाद ही वह कानून परिवर्तन में आ जाता है। इसके जो विधायी कार्य हैं, सत्र का अधिवेशन करना या अधिवेशन आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, सदन में अभिभाषण करना, बजट रखवाना, विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना। तो ये सब क्या है? राज्यपाल के विधायी कार्य होते हैं। यानी जब सत्र का जो प्रारंभ होता है, अधिवेशन आहूत करना, सत्रावसान सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, और जो विधानमंडल है उसका विघटन करना, यानी विधानसभा का विघटन करना, सदन में अभिभाषण करना, बजट रखवाना, और जो कुछ विधेयक अगर उन्हें लगेगा तो ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। और इसके अलावा ये अध्यादेश जारी करना जब विधानमंडल क्या है, सत्र में ना हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो, तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यपाल के
पास है या इनकी विधायी शक्तियों में आती है। इसके बाद विधानसभा। विधानसभा का गठन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 170 में किया गया है। 170 में उसका वर्णन किया गया है। विधानसभा का जो चुनाव होता है वयस्क मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी 18 वर्ष से अधिक प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और विधानसभा क्षमता की बात करें तो अधिकतम 500 रहती है और न्यूनतम 60 रहती है कि 60 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। जो विधानसभा में जो सदस्यों की योग्यताएं हैं उसका जिक्र या उसका वर्णन 173 में किया गया है। तो इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से आयु जो पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। और विधानसभा जो के सदस्यों को शपथ दिलाने की बात करें तो राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि के द्वारा शपथ दिलाई जाती है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, और इसका जिक्र भी 3री अनुसूची में किया गया है। और विधानसभा की सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। आपात स्थिति में या 1 वर्ष के लिए विधानसभा का जो कार्यकाल होता है उसे बढ़ाया जा सकता है। और इसकी जो आपात स्थिति में यानी या जब लागू हो जाता है 1 वर्ष के लिए 6 माह तक ही या 1 वर्ष के बाद 6 माह तक ही या जारी रह सकता है, अगर उसके पहले अगर दोबारा से इसको पुनः विस्तृत ना किया जाए। विधानसभा के विघटन की बात करें तो 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल के द्वारा इसे विघटित किया जा सकता है, और ये किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल इसका विघटन करता है। और राष्ट्रपति शासन में भी विघटन किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो तो भी जो विधानसभा है राज्यपाल द्वारा उसका विघटन किया जा सकता है। बैठक घनपूर्ति की बात करें तो 1/10 सदस्य या 10 से कम सदस्य बैठक में उपस्थित होने ही चाहिए, नहीं तो जो सत्र है या बैठक चल रही है तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। तो इसके बाद सत्र की बात करें तो वर्ष में कम से कम या 2 बार आयोजित होना चाहिए, और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही स्वयं उनमें से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और या इसका वर्णन अनुच्छेद 178 के अनुसार भारतीय संविधान में किया गया है। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने होते हैं वह जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं किया जाता तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो ये इस्तीफा देते हैं उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष को। अध्यक्ष को पद त्याग हटाने की जो प्रक्रिया है इसके लिए 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होती है, और जो तत्कालीन सदस्य रहते हैं उनके बहुमत द्वारा इनको पद से हटाया जाता है या प्रस्ताव लाया जाता है। और जब पद त्याग हटाया जाता है तो या जो विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं वह सदस्य की तरफ से अपना मत दे सकते हैं। इसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो गठन से पूर्व यहाँ पर उत्तराखंड में कुल विधानसभा की 22 सीटें थी और विधान परिषद की थी यहाँ पर 9 सीटें। और गठन के बाद परिसीमन किया गया 5 नवंबर 2001 को, यानी दोबारा से परिसीमन हुआ 5 नवंबर 2001 को। और परिसीमन के बाद जो 22 सीटें थी यहाँ पर तो वो बढ़कर हो गई 70 सीटें, और इनमें एक मनोनीत सीट है जिसमें एंग्लो इंडियन है, जो या वर्तमान में हटाई जा चुकी है, लेकिन प्रारंभिक में से जोड़ा गया था, यानी 70 सीटें परिसीमन के बाद बनी और एक सीट उन्होंने मनोनीत एंग्लो इंडियन के लिए रखी गई थी। फिर उसके बाद पुनः परिसीमन किया गया फरवरी 2008 में, और उसमें जो ये 70 सीटें थी वो बनाए रखी गई। इसके बाद अगर आरक्षित सीटों की बात करें इन 70 सीटों में से तो SC के लिए यानी जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 13 सीटों को रिजर्व रखा गया है,
और एसटी के लिए रखा गया है 2 सीटों को। और एसटी सीटों की बात करें तो इसमें नानकमत्ता यानी उधम सिंह नगर में और चक्राता देहरादून में जो ये 2 सीटें हैं इनको एसटी के लिए आरक्षित किया गया है उत्तराखंड विधानसभा में। इसके बाद शासन प्रशासन का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है जिसका नाम है न्यायपालिका। यह तीसरा महत्वपूर्ण अंग है शासन प्रशासन का और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? विधि की व्याख्या करना, विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहां तक नियंत्रण करना जहां तक वो संविधान से बाहर जाकर कार्य करते हैं, या जब विधायिका या कार्यपालिका कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो संविधान से परे हों या संविधान से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो उस पर न्यायपालिका नियंत्रण स्थापित करती है। इस न्यायपालिका को संविधान का रक्षक एवं संविधान का सृजक प्रहरी भी कहा जाता है। राज्य में न्यायपालिका की बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान पर है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय इसमें शीर्ष स्थान पर होता है। और हाई कोर्ट के फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिनमें जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं। अगर उत्तराखंड या वैसे उच्च न्यायालय की बात करें तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 214, यानी 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है यह राज्य गठन की स्थापना के साथ ही 9 नवंबर 2000 को बना और यह 20वां उच्च न्यायालय बना, यानी इससे पहले 19 जो उच्च न्यायालय थे वह मौजूद थे और इसकी स्थापना हमारे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में की गई है। इसमें हाई कोर्ट को जो अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके अधीक्षण का भी अधिकार होता है जो 127वें अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। वर्तमान में यहाँ पर स्वीकृत पदों यानी जो जजों की संख्या है वह 11 है। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो अशोक अभ्यंकर देसाई जी थे और इसके प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत थे। 45 फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया जाए, यानी लोगों को जल्दी न्याय देने के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया था अप्रैल 2001 में, यानी राज्य गठन के कुछ समय बाद ही अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया। इसके बाद लोक अदालत व्यवस्था संचालित हेतु एक बोर्ड बनाया गया है। यूके कानूनी यानी उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड का गठन किया गया है और इन लोक अदालतों का उद्देश्य है निःशुल्क कानूनी सहायता देना, यानी लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना। और जिला स्तर पर बोर्ड की भी इकाइयाँ, इस बोर्ड की जिला स्तर पर भी इकाइयाँ गठित की गई है जिनमें जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा न्याय पंचायतों का गठन किया गया है पंचायती एक्ट के तहत और इसको 500 रुपये तक की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो उच्च न्यायालय भवन है नैनीताल जिले में स्थित है, इसकी हम बात करें तो यह 100 वर्षों से अधिक समय से बना हुआ है, यानी 100 वर्षों से अधिक पुराना है। तो इसका जो निर्माण कार्य था, यानी इसका जो निर्माण जो वर्तमान में जहाँ पर नैनीताल भवन है उस बिल्डिंग का निर्माण सर एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था, जहाँ पर कुछ समय तक ब्रांचडेल नामक स्कूल भी चला। और फिर यूपी सरकार में जब हमारा उत्तराखंड यूपी के अंतर्गत था तो यहाँ पर सचिवालय भवन भी बनाया गया था और RAF के अवकाश शिविर में मुख्यालय के रूप में भी इसका कुछ समय तक उपयोग किया गया। इसके बाद लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त का जो मुख्य कार्य होता है वह भ्रष्टाचार कदाचार संबंधी शिकायतों की जांच व सरकार को इसकी संस्तुति भेजना होता है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लोकायुक्त के संबंध में एक विधेयक पारित किया गया 1 नवंबर 2011 को, यानी खंडूरी सरकार में राज्य सरकार द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था लोकायुक्त संबंधी, जिसमें मुख्यमंत्री को भी उसके दायरे में लोकायुक्त के दायरे में रखा गया था। लेकिन वर्तमान में नए कानून के तहत मुख्यमंत्री को इस दायरे से बाहर रखा गया है। वर्तमान में इसकी बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और शिकायतों की सुनवाई हेतु इसमें 3 शाखाएं होती हैं जिनमें अन्वेषण, अभियोजन और न्यायिक शाखा, इसकी 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं। और जो राज्य में विजिलेंस या सतर्कता इकाई होती है उसे भी लोकायुक्त के अधीन रखा गया है। तो ये था हमारे उत्तराखंड का
शासन प्रशासन और जो परीक्षा वाणी में सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उनको इसमें रखा गया है। तो इसके बाद ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसके बाद जो तीसरा चरण है इसका या तीसरी इकाई है स्थानीय स्वायत्त शासन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इसके साथ ही ये आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।